हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो बाबू, हमने आप लोगों को क्लास 10th केमिस्ट्री का डे 1 में हमने बहुत से सवाल पढ़ाए थे। लास्ट सवाल हम पढ़ाए थे कि क्या होगा जब लोहे के तिल को कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन में डाला जाएगा, ऑक्सीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं, अवकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं। ये सारी चीज़ें, जितने भी रासायनिक अभिक्रिया और रासायनिक समीकरण है, ये सभी को हम बता चुके हैं डे 1 में। जो हमारा 45-47 मिनट का वीडियो है उसमें समझिए तो लेसन 1 एक्सरसाइज 1 रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण, इसका हम 90% सवाल या 95% मानिए कि हम पढ़ा चुके हैं। आज डे 2 में हम आए हैं, 2-4 सवाल बाकी है एक्सरसाइज 1 का, उसके बाद हम एक्सरसाइज 2 में जाएंगे। तो आइए, सबसे पहले हमारा सवाल है कि दहन किसे कहते हैं। तो दहन उसको कहेंगे जिसको जलने पर उष्मा भी दे, मतलब गर्मी भी दे, और लाइट मतलब प्रकाश भी दे। तो वे पदार्थ जिसको जलने पर उष्मा और प्रकाश दे वो दहन कहलाता है। क्या कहलाता है? दहन। जैसे मोमबत्ती, तो जब मोमबत्ती जलता है तो वो उष्मा भी देता है और उजाला भी देता है, तो वो क्या हो गया? दहन हो गया। अब आइए अगला सवाल, दहनशील पदार्थ किसे कहते हैं। दहनशील पदार्थ किसे कहते हैं? तो वे पदार्थ, ऐसा पदार्थ जो जल सकता है। जैसे हम लोहा को जलाएंगे तो नहीं जलेगा, लेकिन एक किताब को जलाते हैं, कॉपी को जलाते हैं, हम कपड़ा को जलाते हैं, हम लकड़ी जलाते हैं, या हम पेट्रोल डीजल, ये सारे चीज जो वस्तु जल सकता है उसको दहनशील कहेंगे। वे वस्तु जो जल सकता है वो क्या हो जाएगा? दहनशील हो जाएगा। ठीक है। अब आइए, अदहनशील किसको कहेंगे? तो वे वस्तु जो नहीं जले वो अदहनशील है। जैसे पत्थर हो गया, हमारा दीवार हो गया, है ना, पहाड़ हो गया, ये सब चीज नहीं जल सकता है तो वो हो गया अदहनशील। क्या हो गया? अदहनशील हो गया। अब आइए, ज्वलन ताप किसको कहते हैं? ज्वलन ताप। तो ज्वलन ताप वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई भी पदार्थ जलना शुरू कर देता है, मतलब वह कम से कम ताप जिस पर कोई चीज जलना शुरू कर दे, वो ज्वलन ताप कहलाता है। जैसे मान लेते हैं हर एक चीज का ज्वलन ताप अलग अलग होता है। जैसे गैस है तो उसका ज्वलन ताप अलग है, लकड़ी का ज्वलन ताप अलग है। गैस को थोड़ी सी गर्मी मिलती है तो वो जल जाती है, लेकिन लकड़ी थोड़ी सी चिंगारी से नहीं जल सकती है कि नहीं। तो हर एक चीज का ज्वलन ताप क्या होता है? अलग अलग होता है। ठीक है। तो वह पदार्थ ज्वलन ताप किसको कहते हैं? तो वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई पदार्थ जलना शुरू कर दे। अब आइए, जलना, कोई भी चीज जलेगा। जैसे मान लेते हैं कि ये मार्कर है, इसको हम जलाएंगे तो जल जाएगा, लेकिन इसका कुछ नियम है। किसी भी चीज को जलने का क्या नियम है? तो सवाल आता है आपको कि दहन के लिए आवश्यक शर्त, मतलब जलने के लिए, दहन के लिए आवश्यक शर्त, तो कोई भी चीज जले इसके लिए आवश्यक शर्त क्या है? तो पहला शर्त ये है कि दहनशील पदार्थ का होना। पहला शर्त दहनशील पदार्थ। दहनशील पदार्थ का मतलब ये हुआ कि ऐसा पदार्थ होना चाहिए जो जलने वाला हो। जैसे ये मार्कर हो गया या कपड़ा हो गया, ये जलने वाला पदार्थ है, तो ऐसा पदार्थ होना चाहिए जो जलने योग्य हो। पहला शर्त। दूसरा है दहन का पोषक पदार्थ, मतलब पोषक पदार्थ। दहन के लिए क्या होता है पोषक पदार्थ? तो ऑक्सीजन। मतलब कि जलने के लिए क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए। अगर ऑक्सीजन रहेगा तब भी जलेगा, नहीं तो नहीं जलेगा। और तीसरा, ज्वलन ताप का होना। ज्वलन ताप का होना मतलब जिस ताप पर कोई चीज जल जाए। जैसे हम लाइटर से गैस जला लेते हैं, अब हम चाहेंगे कि लाइटर से इस मार्कर को जला लें, तो क्या जलेगा? बिल्कुल नहीं जलेगा। क्यों? क्योंकि इसके जलने का ताप अलग होता है और गैस जलने का ताप अलग होता है। तो ज्वलन ताप का होना चाहिए, मतलब वो कम से कम उतना गर्मी इसको मिलना चाहिए जितना पर यह जल सके। उतना ताप मिलेगा तब भी ये चीज जलेगा। जैसे ये मान लीजिए मार्कर है, ये जलने योग्य है, तो दहन के लिए आवश्यक पदार्थ है, ये जलने वाला पदार्थ है। दूसरी बात, दहनशील पदार्थ का पोषक तत्व, जैसे ऑक्सीजन, इसको हम जलाएंगे, अगर ऑक्सीजन है इसके अगल बगल में तब भी जलेगा। अगर हम इसको क्या करेंगे कि एक कंबल में ढक लेंगे और कंबल के अंदर माचिस बार की सोचेंगे जलाना,
तो ये नहीं जल पाएगा। क्यों नहीं जलेगा? क्योंकि इसको ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा। तो कोई भी चीज को जलने के लिए 3 चीज जरूरी है। पहला दहनशील पदार्थ का होना, दूसरा दहन का पोषक पदार्थ मतलब ऑक्सीजन का होना, और तीसरा ज्वलन ताप का होना। अगला सवाल है कि कोई भी पदार्थ ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में क्यों नहीं जलता है? कोई भी पदार्थ सवाल आता है कि कोई भी पदार्थ ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में क्यों नहीं जलता है? तो इसलिए नहीं जलता है कि किसी भी पदार्थ को जलने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, और जब किसी भी पदार्थ को ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा तो वह पदार्थ नहीं जलेगा। एनी प्रॉब्लम? अब आते हैं एलपीजी गैस। एलपीजी गैस लिक्विड पेट्रोलियम गैस, जिसको हिंदी में कहते हैं द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस। तो सवाल आता है कि एलपीजी गैस किसको कहते हैं? तो एलपीजी गैस को रसोई गैस के नाम से भी जाना जाता है, और यह मीथेन, इथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन का मिश्रण होता है। एलपीजी गैस को द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस भी कहते हैं, यह रसोई गैस भी माना जाता है। एलपीजी गैस मीथेन, इथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन के मिश्रण से बनता है, और इसका मुख्य अवयव होता है आइसोब्यूटेन। और एलपीजी गैस में एक विशेष प्रकार की रसायन पाया जाता है जिसको एथिल मर्थन कैप्टन कहते हैं। क्या कहते हैं? एथिल मर्थन कैप्टन नामक रसायन पाया जाता है, जिसके मदद से अगर गैस कहीं पर से लीक होता है तो हमको गंध का पता चल जाता है और हम खतरे से बच जाते हैं। अब ये अगला सवाल मोमबत्ती के बारे में जानेंगे कि मोमबत्ती के ज्वाला से क्या समझते हैं। तो मोमबत्ती एक ज्वलनशील पदार्थ है जो मोम का बना होता है। मोमबत्ती क्या है? तो एक ज्वलनशील पदार्थ है जो मोम का बना होता है, और मोमबत्ती को जलने पर मोम पिघलता है तथा वाष्प बनता है। मतलब कि मान लीजिए मोमबत्ती है, तो मोमबत्ती क्या एक ज्वलनशील पदार्थ है, मतलब ये जलने योग्य पदार्थ है। मोमबत्ती जब जलता है तो मोम पिघलता है। क्या होता है? मोम पिघलता है। मोमबत्ती जब जलता है तो मोम पिघलता है और वाष्प हो जाता है, और ऑक्सीजन में जलकर मोमबत्ती क्या करता है? ज्वाला उत्पन्न करता है। मोमबत्ती जलता है तो क्या उत्पन्न होता है? ज्वाला, मतलब रोशनी उत्पन्न होता है। मोमबत्ती को 3 भाग में बांटा गया है। सबसे पहला अंदर वाला जो भाग है ये वाला, इसको केंद्रीय मंडल कहते हैं। क्या कहते हैं? केंद्रीय मंडल। उसके बाद वाला को प्रकाश मंडल कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश मंडल। और सबसे ऊपरी वाला भाग को कहते हैं प्रकाशहीन मंडल। ठीक है, तो मोमबत्ती को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है केंद्रीय मंडल, दूसरा है प्रकाश मंडल, तीसरा है प्रकाशहीन मंडल। केंद्रीय मंडल जो होता है यह नीला होता है। इस क्षेत्र का ताप सबसे कम होता है। ये जो केंद्रीय मंडल है इसका ताप सबसे कम होता है। इसलिए कम होता है क्योंकि ये सबसे अंदर है। इसका मतलब इसको पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है। जब पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा तो ये अच्छी तरह से जल नहीं पाएगा। इसलिए यह सब जो हमारा केंद्रीय मंडल होता है इसका ताप सबसे कम होता है। ऐसा माना जाता है कि केंद्रीय मंडल में अगर माचिस की तिल्ली भी ले जाएंगे तो माचिस नहीं जलेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं पहुँच पाता है, इसलिए क्या होगा? माचिस की तिल्ली नहीं जल पाएगा। दूसरा है प्रकाशमान मंडल। तो प्रकाशमान मंडल क्या है? तो यह ज्वाला का सबसे बड़ा क्षेत्र है। सबसे ज्यादा ज्वाला कहाँ से निकलता है? तो प्रकाशमान मंडल से निकलता है, और इसमें पीला प्रकाश निकलता है। जो प्रकाशमान मंडल है इसमें पीला प्रकाश निकलता है। सबसे ऊपर वाला है प्रकाशहीन मंडल। यह ज्वाला का सबसे गर्म भाग माना जाता है। इस तीनों भाग में सबसे गर्म क्या माना जाता है? तो प्रकाशहीन मंडल माना जाता है। और क्यों माना जाता है? क्योंकि यह सबसे ऊपरी भाग है और यह सबसे ऊपर में है, जिस वजह से इसको पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन मिलता है। इसलिए यह ज्वाला का क्या है? सबसे गर्म भाग है।
तो समझ लीजिए, तो पहला चैप्टर कंप्लीट ही हो गया आपका। ठीक है, अब आते हैं लेसन 2 में। लेसन 2 जो है उसका नाम है अम्ल, भस्म तथा लवण। लेसन 2 क्या है? लेसन 2 में है अम्ल, भस्म तथा लवण। अम्ल किसको कहते हैं? तो जिसका जलीय विलयन H प्लस आयन है, क्या है? H प्लस आयन, जैसे HCl, यहाँ पे H प्लस आयन है, क्या है? H प्लस आयन। हाइड्रोजन में क्लोरीन से भी क्रिया कराइए तो हमारा बनता है HCl। यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, यहाँ H प्लस में होगा, Cl माइनस में होगा। तो जिसका जलीय विलयन H प्लस आयन दे, जो स्वाद में खट्टा हो, क्या हो? जो स्वाद में खट्टा हो, और जिसका pH मान 7 से कम हो, 7 से कम हो, उसको हम अम्ल कहेंगे। अम्ल किसको कहते हैं? तो जिसका pH मान क्या हो? 7 हो, जो स्वाद में खट्टा हो, सॉरी, जिसका pH मान 7 से कम हो, जो स्वाद में खट्टा हो, और जिसका जलीय विलयन H प्लस आयन दे, वो अम्ल कहलाता है। इसका उल्टा भस्म है, तो ये कड़वा होगा, भस्म। तो जिसका pH मान 7 से अधिक हो, 7 से क्या हो? 7 से अधिक हो, और जो स्वाद में कड़वा हो, जो स्वाद में क्या हो? कड़वा हो, और जो OH माइनस आयन दे, जो क्या दे? OH माइनस आयन दे, जैसे NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ पे OH लग गया तो हम समझ जाएंगे कि ये क्या है? भस्म है। क्या है? भस्म है। तो अम्ल जो H प्लस आयन दे, जो स्वाद में खट्टा हो, जिसका जलीय विलयन H प्लस आयन दे, और जिसका pH मान 7 से कम हो, वो अम्ल है। भस्म किसको कहते हैं? तो जो स्वाद में कड़वा हो, जिसका pH मान 7 से अधिक हो, और जो OH माइनस आयन दे, उसको भस्म कहते हैं। और जब अम्ल भस्म से अभिक्रिया करता है, अम्ल भस्म से अभिक्रिया करता है, तो क्या बनता है? लवण। क्या बनता है? लवण और जल बनता है। लवण किसको कहते हैं? तो जैसे नमक NaCl, सोडियम क्लोराइड, ये क्या है बाबू? तो लवण है। तो आइए बारी बारी से हम हर एक के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहला अम्ल किसको कहते हैं? तो हम लिख सकते हैं कि अम्ल जिसका जलीय विलयन H प्लस आयन दे, जो स्वाद में खट्टा हो, जिसका pH मान 7 से कम हो, वो क्या है? अम्ल है। अब आइए भस्म किसको कहेंगे? तो जो स्वाद में कड़वा हो, जिसका pH मान 7 से अधिक हो, और जो OH माइनस आयन दे, वो क्या कहलाएगा? भस्म कहलाएगा। कभी कभी सवाल आ जाता है आर्हेनियस के अनुसार, आर्हेनियस के अनुसार अम्ल किसको कहते हैं और भस्म किसको कहते हैं? तो आर्हेनियस ने बताया कि अम्ल वह है जो H प्लस आयन दे, जो क्या दे? H प्लस आयन दे, और भस्म वह है जो OH माइनस आयन दे। तो अगर मान लेते हैं कि सवाल पूछ दे कि आर्हेनियस के अनुसार अम्ल और भस्म को परिभाषित करें, तो हम सवाल का जवाब देंगे कि आर्हेनियस के अनुसार अम्ल वह पदार्थ है जिसका जलीय विलयन H प्लस आयन देता है, तथा भस्म वह पदार्थ है जिसका जलीय विलयन OH माइनस आयन देता है। अब आइए लिटमस पत्र किसको कहते हैं? लिटमस पत्र, तो शॉर्टकट में जो अम्ल और भस्म की पहचान करा दे, वही को लिटमस पत्र कहते हैं। और अच्छा से बोलेंगे कि लिटमस पत्र थैलाफाइटा वर्ग के लाइकेन पौधे से निकाला गया बैंगनी रंग का एक अर्क होता है। कौन सा पौधा? तो लाइकेन के पौधे। तो लिटमस पत्र क्या है? तो लाइकेन के पौधे से बैंगनी रंग का, कैसा? बैंगनी रंग का निकाला हुआ एक रंजक है, एक अर्क है। एक क्या है? अर्क है, जो अम्ल और भस्म की पहचान करवाता है। लिटमस पत्र क्या है? तो लाइकेन पौधे से निकाला गया एक बैंगनी रंग का रंजक है, जो अम्ल और भस्म की क्या करता है? पहचान करवाता है। लिटमस पत्र अम्ल और भस्म की पहचान कैसे करवाता है? तो लिटमस पत्र क्या करता है? अगर अम्ल है, कोई चीज क्या है? अम्ल है, तो अम्ल है तो लिटमस पत्र जो है नीला से लाल हो जाता है, नीला से लाल हो जाएगा। तो अगर आपसे सवाल है यदि कोई लिटमस पत्र नीले से लाल हो जाता है तो वो क्या है? मतलब कि लिटमस पत्र पे हम कोई चीज डालें तो वह नीला से लाल हो गया, इसका मतलब क्या है? वह अम्ल है। क्या है? अम्ल है। तो अम्ल क्या करता है? नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। अगर इसी लिटमस पत्र पे अगर भस्म डाला जाए तो भस्म क्या करेगा? लाल लिटमस पत्र को नीला कर देगा। क्या कर देगा? तो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देगा। अब आइए एक ग्राफ से हम अम्ल और भस्म के बारे में अच्छी तरह से जानेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, ये हमारा pH स्केल है,
जीरो से, है ना, जीरो नहीं तो यहाँ 7 रखेंगे, ठीक है। 7 के इधर 6 5 4 3 2 1 0, 7 से बेसी 8 9 10 11 12 13 14। तो ध्यान दीजिएगा, 7 से जितना हम इधर आएंगे अम्ल गुण बढ़ेगा, अम्लीय गुण, अम्ल का गुण बढ़ेगा। इसका क्या मतलब, देखिए 7 से अगर कम है तो वो अम्ल है, 6 है अगर किसी का पीएच मान 6 है मतलब अम्ल है, 5 भी है वो भी अम्ल है, 4 3 2 1 0 सब अम्ल है। लेकिन जितना हम इधर आते जाएंगे उतना अम्ल का गुण बढ़ेगा। इसका मतलब यदि किसी लिटमस या किसी का विलियन का पीएच मान 6 है और 3 है तो दोनों में अच्छा अम्ल कौन है, तो हम जितना इधर आते हैं उतना अच्छा अम्ल, इसका मतलब 3 वाला अच्छा अम्ल होगा और 6 वाला थोड़ा कमजोर अम्ल होगा। उसी तरह से हम जितना इधर आएंगे भस्म का गुण बढ़ेगा। किसका गुण बढ़ेगा, तो भस्म का गुण बढ़ेगा। समझ में आया बात। तो जब हम लिटमस सवाल अगर आ जाए कि यदि किसी विलियन का पीएच मान 6 है और 3 है तो दोनों में अच्छा अम्ल कौन है, तो बोलेंगे कि 3 है। यदि किसी विलियन का पीएच मान 10 है और 14 है तो दोनों में अच्छा भस्म कौन है, तो हम जितना उधर जाते हैं उतना अच्छा भस्म कहलाता है। तो 14 वाला क्या हो जाएगा, अच्छा भस्म हो जाएगा। ठीक है। अब हम जानते हैं कुछ बात, जैसे मिट्टी का पीएच मान 7 होता है। पानी मतलब जल का पीएच मान ये भी 7 होता है, ठीक है कि नहीं। उसके अलावा मिट्टी जल उदासीन विलयन, जो उदासीन है मतलब जो ना अम्ल है ना भस्म है मतलब उदासीन है, तो उदासीन विलयन का भी पीएच मान क्या होता है बाबू, तो 7 होता है। ठीक है। अगर अम्ल है, क्या है, अम्ल है तो अम्ल का पीएच मान 7 से कम। अगर भस्म है तो भस्म का पीएच मान 7 से अधिक। ठीक है। अब जो है हम कुछ पदार्थ और उसमें पाए जाने वाले अम्ल के बारे में जानेंगे। जैसे आपसे सवाल आएगा कि नींबू या संतरा में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो नींबू हो या संतरा हो, इसमें सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। क्या पाया जाता है, सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। इमली, अगर इमली हो तो इमली में टर्टरिक अम्ल क्या पाया जाएगा, तो इमली में टर्टरिक अम्ल पाया जाएगा। क्या पाया जाएगा, टर्टरिक अम्ल पाया जाएगा। सेब में मैलिक अम्ल पाया जाता है। क्या पाया जाता है, मैलिक अम्ल हो गया। उसके अलावा सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। सिरका में एसिटिक अम्ल। उसके अलावा दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। दही में लैक्टिक अम्ल। टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल। अमाशय रस में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हमारे अमाशय में क्या पाया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। चाय में टैनिक अम्ल पाया जाता है। विटामिन सी में एस्कॉर्बिक अम्ल पाया जाता है। और चींटी के डंक में या लाल चींटी में फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। क्या पाया जाता है, फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है बाबू। अब आइए अगला सवाल, सिरका किसको कहते हैं। तो सवाल आ गया कि सिरका किसको कहते हैं, तो 6 से 8% एसिटिक अम्ल, 6 से 8% एसिटिक अम्ल को सिरका कहते हैं। एक होता है परबल अम्ल और एक होता है दुर्बल अम्ल। क्या होता है, दुर्बल अम्ल। तो परबल अम्ल किसको कहेंगे, तो जो जल में आंशिक मतलब पूरी तरह से नहीं मिले, जो जल उसका सिर्फ अंश मिले तो वो कहला जाएगा हमारा परबल अम्ल। जो जल में पूर्ण रूप से घुल जाएगा, जो जल में पूर्ण रूप से मतलब अच्छी तरह से घुल जाए पूर्ण रूप से, तो परबल मतलब वो अच्छा अम्ल, पावर अम्ल। और दुर्बल मतलब कमजोर, तो जो जल में पूर्ण रूप से नहीं घुल पाए, जो जल में पूर्ण रूप से नहीं मिल पाए वो क्या कहलाएगा, दुर्बल अम्ल कहलाएगा। एनी प्रॉब्लम,
अगला सवाल है कि सोडियम को केरोसिन तेल में क्यों डुबो कर रखते हैं? सोडियम को केरोसिन तेल में क्यों डुबो कर रखते हैं, मतलब क्यों डुबा कर रखते हैं? तो सोडियम जो होता है अधिक क्रियाशील धातु होता है, यह ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर जलना शुरू कर देता है। मतलब सोडियम को हल्का भी ऑक्सीजन मिलेगा, यह खुद से जलना शुरू कर देगा और यह न जले, इसी को बचाने के लिए सोडियम को केरोसिन तेल के अंदर डुबो कर रखा जाता है। अगला सवाल है कि लोहे के वस्तु को पेंट क्यों किया जाता है? हम लोहे के वस्तु को पेंट क्यों करते हैं? तो जब लोहा या लोहा से बने किसी भी वस्तु को हम खुली वायु में, मतलब कि जैसे मान लीजिए लोहा है, इस लोहा को हम खुली जगह में छोड़ देंगे जिसपे हवा लगे, पानी पड़े, हर कुछ पड़े, तो जब हम खुली वायु में छोड़ देते हैं तो कुछ समय बाद इस पर एक भूरा रंग का परत चढ़ने लगता है जिसको जंग कहते हैं। और इसी जंग से बचने के लिए हम लोहा या लोहे से बने किसी वस्तु को क्या करते हैं? रंग देते हैं। क्या करते हैं? रंग देते हैं। तो यह आपसे सवाल आएगा कि जंग लगना किसे कहते हैं? तो लिखेंगे कि जब लोहे या लोहे से बनी कोई भी वस्तु को हम खुली वायु में छोड़ देते हैं तो कुछ समय बाद उसके ऊपर एक भूरे रंग का परत चढ़ने लगता है, उसी को जंग लगना कहते हैं। संक्षारण किसको कहते हैं? तो संक्षारण का मतलब होता है बर्बादी। तो जब कोई चीज बर्बाद होने लगे उसी को संक्षारण कहते हैं। जैसे मान लेते ये लोहा का रॉड था, लोहा का क्या था? रॉड था। हमने क्या किया? इसको खुली वायु में छोड़ दिया तो ये बर्बाद होना शुरू हो गया, इसके ऊपर से जंग लगना शुरू हो गया। तो जब लोहा को हम खुली वायु में छोड़ दिए तो इस पर जंग लगना शुरू हो गया, मतलब लोहा बर्बाद होना शुरू हो गया। इसी को क्या कहते हैं? संक्षारण कहते हैं। लोहा ही नहीं, कोई भी धातु, जब धातु या कोई भी धातु से बनी कोई भी वस्तु को जब हम खुली जगह में छोड़ देते हैं तो वो कुछ समय बाद बर्बाद होना शुरू हो जाता है, उसी को क्या कहते हैं? संक्षारण कहते हैं। उभयधर्मी ऑक्साइड किसको कहते हैं? उभयधर्मी ऑक्साइड, तो जो अम्ल और भस्म दोनों के साथ रिएक्ट कर ले, दोनों से अभिक्रिया कर ले, दोनों के साथ मिल जाए, वही कहलाता है उभयधर्मी ऑक्साइड। जैसे Al2O3 ZnO, ये सब क्या है? उभयधर्मी ऑक्साइड का भी उदाहरण है। ये अम्ल से भी अभिक्रिया कर लेता है और भस्म से भी अभिक्रिया कर लेता है। ये ऐसा पदार्थ है जो अम्ल से भी अभिक्रिया कर लेता है और भस्म से भी अभिक्रिया कर लेता है। ये अम्ल कैसे है? तो H+ दे, जो H+ आयन है उसको अम्ल कहते हैं, जो OH- आयन है उसको भस्म कहते हैं। तो जो अम्ल और भस्म दोनों से अभिक्रिया कर ले उसी को उभयधर्मी ऑक्साइड या द्विधर्मी ऑक्साइड के नाम से जाना जाता है। अब आइए आपसे सवाल आता है एग्जाम में, ऑब्जेक्टिव में, कि नीला थोथा तूतिया का रसायन नाम क्या है? नीला थोथा तूतिया का रासायनिक नाम, इसका नाम है CuSO4 × 7H2O। नीला थोथा तूतिया 5H2O क्या है? CuSO4 × 5H2O, ये नीला थोथा तूतिया का है। अगर यहाँ पे पूछ देता हरा थोथा तूतिया तो हो जाता CuSO4 × 7H2O, तो ये हो गया हरा थोथा। अगर पूछ देता श्वेत मतलब व्हाइट, तो श्वेत थोथा तूतिया का फॉर्मूला होता है ZnSO4 × 7H2O। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारा सपोर्ट करें कि आपको इसी तरह से पढ़ाएं और आने वाला 2025 में आप लोगों का अच्छा रिजल्ट बनाने में हम सहयोग दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।